हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का FB4I क्लासेस में। क्लास 9th का एक चैप्टर हमारा जियोग्राफी का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लगा मुझे बच्चों का। तो उसी सीरीज को कर रहे कंटिन्यू। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो आज से अपन सिविक्स का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर है सिविक्स का फर्स्ट, एक अलग से एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें 9th क्लास का अपन पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक सिंगल शॉर्ट वीडियो रखेंगे सर, कितने मिनट का, 5 से 10 मिनट का, जिसमें पूरा सिलेबस आपको बताएंगे। और उसमें ये डिस्कशन भी करेंगे कि मैपिंग वाला कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू द CBSE लेटेस्ट पैटर्न 2024 एंड 25। ठीक है, ये था एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी की एक सिंगल शॉट में बात की जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो डेमोक्रेसी से, आप क्या समझते हो डेमोक्रेसी से। अगर आपसे पूछा जाए तो एक सिंगल सा आंसर निकल के आता है सर कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पे रूलर या फिर गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट करते हैं। वहां के पीपल से मतलब क्या है, क्या सभी लोग उस कैटेगरी में आएंगे? नहीं सर, जो वोटर हैं जैसे इंडिया में 18+ वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये सारा लोग क्या करते हैं, मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। आपने एक बहुत फेमस डेफिनेशन सुनी होगी अब्राहम लिंकन की, जिसमें वो कहते हैं फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। यानी लोगों के लिए एक गवर्नमेंट बने और उसको लोग ही सिलेक्ट करें और लोगों द्वारा ही वो गवर्नमेंट क्या हो, रन अप की जाए। उसी को क्या कहते हैं हम, डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सर एक्चुअल में मैं हर बार एक बात कहता हूं कि कोई भी चैप्टर का जो नाम होता है वो नाम उस चैप्टर का माइंड एंड हर्ट होता है। यानी अगर आपने उस नाम को अच्छे से समझ लिया, डिकोड कर लिया, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे उस चैप्टर के ऑलमोस्ट 50 to 60% क्राइटेरिया को आप अप्रोच कर लेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे क्या चीज, समझे आप। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सर कि ये जो एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब होता है। डेमोक्रेसी से आप क्या समझाना चाहते हो। डेमोक्रेसी से मतलब सबसे पहले इस नाम के बारे में देखते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा? डेमोक्रेसी सर एक ग्रीक वर्ड है जो बना है किससे, डेमोक्रेसिया से। किससे बना है, डेमोक्रेसिया से। ठीक है, जिसमें डिमोस से आप क्या समझते हो। डेमोस का मतलब होता है सर पीपल। ठीक है, इसको अगर अलग अलग पॉइंट आउट में डिकोड किया जाए तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी वहां के सिटीजन, यहाँ के वोटर, ठीक है, जिनके लिए गवर्नमेंट चलती है। और क्रेशिया का मीन क्या होता है, क्रेशिया से मीन्स होता है सर वहां पे रहने वाले लोगों का रूल, यानी क्रेशिया मीन्स रूल। यानी इस वर्ड को अगर अलग से लिखा जाए तो क्या निकल के आता है, पीपल रूल। क्या एक्चुअल में हमारा रूल है, क्या किसी को दिखता है हमारा रूल? नहीं, ये एक इनडायरेक्ट वे है। कैसा वे है, इनडायरेक्ट वे है सर। कैसे? हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं, हम करते हैं वोटिंग हमारे उन मेंबर्स को जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट हम नहीं जाते। अगर हम खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए मेंबर तो हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज हम इनडायरेक्टली हमारे मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, जो कि आप और अच्छे से देखोगे चैप्टर 4 या फिर क्लास 10th में जब आप आओगे तो चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर 4 और पावर शेयरिंग में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का बेसिक सा मीन यहां से एक ही निकल के आया कि ये सर एक ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया, जिसमें दो वर्ड से ये अलग अलग से बना है, जिसमें आपका क्या मतलब है, डेमोस से मतलब है पीपल और क्रेशिया से मीन्स है रूल, यानी लोगों का रूल। ठीक है, यानी सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, यानी जहां पे लोग क्या करे, रूल करे, किसके थ्रू, अपने अथॉरिटीज, अपने रिप्रेजेंट के थ्रू, अपने उन मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी की एक बेसिक डेफिनेशन ना बोल के इस वर्ड को हमने डिकोड कर लिया। यहां तक समझे। चलो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि सर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या बोलती है, क्योंकि हमसे तो सर डेफिनेशन पूछी जाएगी बड़े या छोटे क्वेश्चन में। तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन निकल के आते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप सारी चीजें साथ साथ लिखते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में क्या कर सके, इसको रिवाइज कर सके। ये क्या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच रूलर्स, अभी बात की थी, हमारे रिप्रेजेंट अथॉरिटीज जो यहां से जाती है, ठीक है,
इलेक्टेड, मैं इन की पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं, इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पे गवर्नमेंट के रूलर है वो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, यानी लोगों के पास एक चॉइस है, लोगों के पास एक चॉइस है गवर्नमेंट को चूज करने की। जैसे इंडिया के एस्पेक्ट्स में बात करते हैं तो सर एवरी 5 ईयर के एक टेन्योर में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इन 5 सालों के इलेक्शन में हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट अपने मेंबर्स के थ्रू करती है। तो यहाँ के जो कौन, यहाँ के इंडिया के जो पीपल हैं, जो वोटर हैं, उनके पास एक चॉइस रहती है कि जो पार्टी उनके लिए अच्छा काम करती है, कंट्री के लिए वेलबींग है, वेलफेयर के काम करती है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स देखती है, उनको सिक्योरिटी, उनको उनके राइट्स, यानी ऑल ओवर हर एक चीज से उनको क्या करती है, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एंड राइट्स प्रोवाइड करती है, उसको इंडिपेंडेंटली वो सेलेक्ट करने के लिए क्या है, प्रॉपर फ्री है, चाहे वो कोई भी एक्स या वाई पार्टी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई हेड सिस्टम या फिर डेमोक्रेसी का अगर अपन एक लोकल अगर देसी भाषा में बात करें तो ये मतलब हो सकता है कि जहाँ पे कोई हेड सिस्टम नहीं है या कोई मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही जैसा कुछ नहीं है, लोगों के पास चॉइस है। हाँ, वो अलग बात है कि जो रूलर होते हैं वो थोड़े बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास एक स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, बिकॉज उनको कंट्री को एंटायर वर्ल्ड लेवल पे क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स रहती है, वो एक अलग एस्पेक्ट्स है, वो उनको देना भी पड़ता है क्योंकि उनके बिना वो प्रॉपरली डेमोक्रेसी को रन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे द्वारा ही उनको प्रोवाइड किए। उसके मेन अगर रूट एंड हर्ट की बात करें तो वो कौन है, वो हम ही लोग हैं जो उन लोगों को इतनी पावर तक लेके जाते हैं ताकि वो हमारे वेलबींग के जितने भी परफॉर्मेंस के जो काम है वो इजीली कर सके, समझे। तो इंडिया में या आज मोस्ट ऑफ जो 90% कंट्रीज में सर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जिसमें लोगों के पास चॉइस है अपने रूलर को चूज करने की। जैसे मैं बात करूं यूके की तो वहां पे कुछ ऐसे कंट्रीज के हम एग्जांपल देखेंगे, चाइना का, मैक्सिको का, जिम्बाब्वे का, इंडिया का भी देखेंगे, उसमें पाकिस्तान की भी बात करेंगे, उसमें कि किस तरीके से वहाँ पे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, एनार्की, इन सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है हम इससे इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि अगर आप कहीं पे भी ये नाम सुनोगे तो इसकी डेफिनेशन आपको रटने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप अपने वर्ड में इसको एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने की बात करता हूँ कि मान लो यूके की बात करते हैं। आज यूके में क्या है, यूके में आज भी किंग एंड क्वीन सिस्टम है, राजा रानी आज भी है सर वहाँ पे, लेकिन उनका कोई इलेक्शन नहीं होता, लोगों के पास उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, पर वहाँ पे एक बिना लिखा हुआ यानी एक नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो सिटीजन है, वो इतने वेल अंडरस्टैंड है कि उनको नीड ही नहीं है, तो वो कंट्री प्रॉपरली रन कर रही है अच्छे से। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, लाइक अपने इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे मास लेवल पे एजुकेशन नहीं है, लोग इतने अभी तक वेल एजुकेटेड नहीं है। तो एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट बना के, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और एक प्रॉपर डेमोक्रेसी से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। कभी इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ कि लोग इतने अच्छे समझदार हो गए तो मे भी ऐसी चीज़ों की नीड हमें भी ना पड़े। लेकिन आज तो इंडिया में क्या है, हर एक चीज़ को लोगों को लिख के दिखाना पड़ता है, एक एक बात को पॉइंट आउट करके हमें चिपकाना पड़ता है कि ये रूल है, अगर इस रूल को वायलेट करोगे तो इसके एस्पेक्ट्स में ये पेनल्टी लग सकती है। लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बार बार रिकॉल एंड रिमेंबर करवानी पड़ती है वो चीज़ें कि ऐसे ऐसे रूल हमने बना रखे हैं, आपको इनको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या कहते हैं, पेनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी से इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक ही बात समझ में आई कि लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम टेन्योर में क्या रहती है, चॉइस रहती है गवर्नमेंट को चूज करने की। अगर करंट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो वो जो फर्दर इलेक्शन है उसमें उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं और कोई दूसरी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सर हमारे समझ में आ गई, यानी इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है सर, ठीक है। अब कुछ बेसिक से अलग अलग नेशन के, अलग अलग कंट्रीज के अपन थोड़े एग्जांपल देखते हैं और उनके एस्पेक्ट्स पे इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के मेन फीचर क्या हो सकते हैं, यानी डेमोक्रेसी किस एस्पेक्ट्स पे काम करती है। तो किस किस की बात करेंगे सर? पहले बात म्यांमार की। म्यांमार में अगर आप बात देखें तो क्या है, वहाँ पे
आर्मी रूल। आर्मी रूल का मतलब होता है कि जो आर्मी का हेड हो वो खुद को क्या, वहां का मेन लीडर, प्रेसिडेंट बोल दो जो भी, या वहां पे पीएम है तो वो बोल दो, वो खुद को प्रूव कर दे और ये बोल दे कि भाई यहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव स्टाफ, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वही, और मेरे अंडर में जो हो सारा काम होगा और जैसे मैं करवाना चाहता हूँ वैसे ही सारी चीजें रन करेगी। ठीक है, समझ गए। दूसरी अगर बात करते हैं चिले की, तो चिले पे वहां पे पिनोके जो प्रेसिडेंट था उसने सारा का सारा अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है। तीसरी बात करते हैं नेपाल और सऊदी की। नेपाल को तो हालांकि अब यहाँ से हटा सकते हैं, कोई इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं रहा, लेकिन सऊदी में आज भी मोनार्की मोहम्मद बिन अल सलमान की जब बात करते हो, ठीक है, या हालांकि आफ्टर 2015 कुछ वहाँ पे रिलैक्सेशन मिले हैं, लेकिन सिचुएशन वैसी प्रॉपर डेमोक्रेट नहीं मान सकते। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन वहां पे क्या हुआ था 1999 में, क्या लग गया था, परवेज मुशर्रफ साहब ने मिलिट्री रूल लगा दिया था वहां पे। ठीक है, और खुद को प्रेसिडेंट यानी चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया था। चाइना में बात करते हैं, तो चाइना में एक ही पार्टी है सर। चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वो पार्टी का नाम क्या है चाइना में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पार्टी है, लोग चाहे दूसरी की चॉइस ही नहीं है उनके पास, ले दे के उनको उसी पार्टी को चूज करना पड़ेगा, भले वो अच्छा करे बुरा करे, डिटेल में देखेंगे इस पे भी। मैक्सिको की बात करते हैं तो PRI यानी इंस्टी रेओ पार्टी। और लास्ट एंड फाइनल जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो रॉबर्ट मुगाबे जो कि वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है, वो भी क्या करता है, इस तरीके के कुछ तख्ता पलट की कोशिश करता है और सारी पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। तो बेसिक 4 फीचर अपन देखने वाले हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आओ पहले पे बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जिसमें एग्जाम्पल भी बात करेंगे अपने पाकिस्तान पे। तो पहली अगर मैं बात करूं किसके पहले फीचर की, किसके, डेमोक्रेसी का पहला फीचर, तो आपको याद रखना है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब इन लीडर्स को कौन इलेक्ट करेंगे सर, इन लीडर को कौन इलेक्ट करेगा, उस कंट्री के पीपल। ठीक है, उस कंट्री में रहने वाले जो वोटर हैं वो इलेक्ट करेंगे सर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या सीन था सर, पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ, 14 अगस्त, हमसे एक दिन पहले 1947 को। सिंगल रिलीजन सिस्टम था सर, मोहम्मदन कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे ये कंट्री थी। ठीक है। अब बात क्या हुई कि उस टाइम तक तो ठीक था, सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा था, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, लीड ए मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में क्या किया कि इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, यानी वहां की जो करंट जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, उनको हटा दिया और खुद को क्या बना दिया, कंट्री का हेड बना दिया। ठीक है। अब हुआ क्या इससे, वहां पे जितने भी डेमोक्रेटली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, मैंने आपको किस बताया किसकी गवर्नमेंट थी, जो इनकी नवाज शरीफ की, उसको हटा दिया और खुद को क्या बना दिया, डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। किसने, परवेज मुशर्रफ ने। कब, अक्टूबर 1999 में। और क्या किया, डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि 1999 से लेके और 2002 तक ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी जब वहां की मीडिया ने, वहां की जो अपोजिशन थे या और जो एजुकेटेड जो वेल बीइंग जो लीडर थे, उन्होंने अपोज किया कि ये एक गुड डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो साफ साफ डिक्टेटरशिप है, आप अच्छा नहीं कर रहे, ये सब आर्मी रूल लगा रहे हो आप तो। तब उन्होंने क्या किया कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ ऐसी छेड़खानी करके वहां पे एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, रेफरेंडम का बेसिक्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज कि आज मैं पीएम का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूं, ठीक है, और उसके लिए मैं आपकी राय लूं कि कौन कौन चाहता है कि मैं पीएम बनूं। मान लो इस क्लास में टोटल 100 बच्चे बैठे हैं, उनमें से अगर मोस्ट ऑफ यानी 66%, 50% प्लस यानी ज्यादा वोटर, यानी उस 100 में से 50% प्लस 1 से भी क्या हो, मेरी साइड यस करेगी, ठीक है आप बन जाओ, तो मुझे इलेक्शन की उस टाइम क्या नहीं है, नीड ही नहीं है। मैं साफ साफ बोलूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम मैं बन सकता हूं। तो उन्होंने वहां पे एक रेफरेंडम का नाम करवा के और ये बोला कि पाकिस्तान की पीपल, पाकिस्तान की जनता चाहती है कि मैं ही यहाँ का हेड रहूं। ठीक है, क्या करवाया, रेफरेंडम करवाया कंट्री के अंदर, और खुद को नेक्स्ट 5 ईयर का क्या दिलवा दिया, एक्सटेंशन दिलवा दिया एज ए लीडर ऑफ पाकिस्तान, एज ए मैन टॉप लीडर ऑफ पाकिस्तान, या फिर बोल सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। यानी सर 1999 में क्या किया, अक्टूबर में
तख्ता पलट किया, जो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाया, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया। आप 3 साल के बाद 2002 में रेफरेंडम करवा के फिर से खुद को 5 साल की एक्सटेंड करवा लिया, और अगस्त 2002 में क्या करवाया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, या ऐसे बोल दो कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करवाया, अमेंडमेंट करवा के, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा के कुछ ऐसी बातें ऐड कर दी जिससे प्रोविंस में या स्टेट की जो पावर थी उनको भी अपने प्रॉपर क्या ले लिया था, कंट्रोल में ले लिया था। यानी पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया कि आसपास के उनके जितने भी स्टेट थे वो उनकी परमिशन के बिना अपनी गवर्नमेंट को रन कर ही नहीं सकते। अगर रन कर रहे हैं तो जब चाहे तब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां के पाकिस्तान के, वो उनकी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, अब देखो क्या क्या काम किया गया वहां पे अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। यानी जो अगस्त 2002 में जो ऑर्डर आया था उसमें क्या किया गया था कि द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट वो आर्मी रूल वाले खुद थे, डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जब चाहे तब वो उनकी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। बच्चों इन चीजों से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या वहां पे एक वेल स्टेबल डेमोक्रेसी थी क्या? सर नाम की डेमोक्रेसी, काय की डेमोक्रेसी थी, साफ साफ दिख रहा है कि एक सिंगल हेड है, वो क्या कर रहा है, कंट्री को रन कर रहा है और अपने अकॉर्डिंग चीजों को मोल्ड कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है। ठीक है, और जब चाहे तब वो गवर्नमेंट को डिसमिस करने की बात कर रहा है। तो कहां लोगों की चॉइस है, कहां वहां पे कोई चॉइस नहीं है लोगों की। दूसरा, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन जो कैबिनेट है वो सुपरवाइज्ड होगी किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटीज काउंसिल। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को डोमिनेट कौन करेगा, उन्हीं के मिलिट्री ऑफिसर, यानी कोई फ्री होके उनके अलावा काम नहीं कर सकता। यानी जो सिविलियन की जो गवर्नमेंट चलेगी या जो मेंबर या मिनिस्टर जो होंगे उनके ऊपर एक ऑफिसर की निगरानी रखी जाएगी, वो ऑफिसर इन्हीं की आर्मी से कोई एक होगा, यानी वो फ्री होके काम ही नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, देन इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन फाइनल जो पावर है वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सेंसरशिप लगा दिया, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सेंसरशिप लगा दिया कि ये सारे काम क्या रखे जाएंगे, उनके ऊपर ही देखे जाएंगे। और फाइनल टच उनको कौन देंगे, उनकी ऑफिसर और खुद मुशर्रफ साहब, उनके बिना कोई भी चीज है वो रन अप कंट्री में नहीं होगी। यानी एंटायर सिस्टम को उन्होंने, एंटायर कंट्री को क्या कर लिया, अपने साथ ग्रैब कर लिया। ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सर तब होती जब लोगों को ये लगता कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही, और विदाउट एनी और डिस्टर्बेंस लोग उस गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा था, लोगों की राय मायने ही नहीं रख रही थी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन वहां पे जब आर्मी ऑफिशियल्स ले रहे हैं तो सर गवर्नमेंट रूल जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो इस सारे के सारे, इसको अपन डिक्टेटरशिप बोल दो या मोनार्की बोल दो, यानी वहां पे कोई पार्लियामेंट्री रूल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से अपन फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ये समझे सर क्या, कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी फाइनल अथॉरिटी उन्हीं के पास रहनी चाहिए जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। जब लोग चाहें उनको पावर में ला सकते हैं, और जब वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप आर्मी रूल लगा रहे हो जस्ट लाइक पाकिस्तान, या फिर कोई और दूसरे तरीके से आप कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसको एक डेमोक्रेट कंट्री नहीं बोलते। तो ये पहला फीचर आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी पहला फीचर क्या है कि जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेंगे, इलेक्टेड मेंबर लेंगे। मेंबर्स को इलेक्ट कौन करेगा, वहां के पीपल करेंगे सर। ठीक है, अब आओ जी दूसरे पे, दूसरे फीचर पे बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। यानी इसको आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी बोल सकते हो। फ्री एंड फेयर से आप क्या समझते हो? फ्री एंड फेयर का मतलब हुआ सर कि इलेक्शन या फिर मेंबर कोई किसी के प्रेशर से ना बनाए जाए, और किसी पार्टी को पावर में लाने के लिए कोई मनी पावर ना यूज की जाए, कोई मसल्स पावर ना यूज की जाए, लोगों को डराया धमकाया ना जाए, या उनको एलिगली पैसे दे दिए जाएं किसी पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी को वोट करने के लिए।
या फिर वोटिंग जो मशीन्स वगैरह जो आप आज देखते हो उनके कोई लूप होल का मिसयूज किया जाए, या फिर पोलिंग बूथ है उनको क्या किया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, ताकि जो पर्टिकुलर जगह की वोटिंग होनी थी वही ना हो। आजकल मोस्ट ऑफ टाइम आप न्यूज़ वगैरह में देखते हो कि ईवीएम वगैरह की हैकिंग की जो प्रोसेस है या फिर बूथ कैप्चरिंग है, ठीक है, या फिर क्या कर दिया जाता है कि किसी को पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी को वोटिंग करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, या फिर किसी को डराया धमकाया जा सकता है, ठीक है। यानी जो डर्टी पॉलिटिक्स जिसको आप कह सकते हो, अगर सिंगल वर्ड में बात करें तो डर्टी पॉलिटिक्स हुई सर ये। ऐसा करके अगर कोई पार्टी या पर्सन अगर रूलिंग पार्टी की तरह काम कर रहा है या फिर इलेक्शन में विनिंग पावर में आ रहा है, तो वो एक डेमोक्रेसी का अच्छा गुड साइन नहीं है सर। वहां पे काय की डेमोक्रेसी हुई, यानी आप जबरदस्ती गवर्नमेंट में आ रहे हो, लोग चाहते ही नहीं है लेकिन आप पैसे दे के लोगों को मैनिपुलेट करके या फिर कोई और दूसरा तरीका लगा के आप अपनी गवर्नमेंट बना रहे हो, तो उसमें लोगों की चॉइस नहीं है भैया, वो चॉइस तो आपकी है। कि हो सकता है आपके पास पैसा ज़्यादा है, हो सकता है आप लोगों को डरा धमका सकते हैं, हो सकता है कोई और तरीका लगा के आप गवर्नमेंट में आ रहे हो, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो डेमोक्रेसी का दूसरा जो फीचर है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन या इलेक्ट्रल कंपटीशन। चलो बात करते हैं चाइना की, ठीक है। चाइना की थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं कि चाइना में क्या है कि एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका क्या एस्पेक्ट्स है कि और छोटी छोटी पार्टियां हैं, बट वो किसके अंडर में इलेक्शन लड़ेगी, सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में। दूसरा दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वहां पे अगर कोई भी मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो डिसाइड कौन करेगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरा, वहां की मीडिया फ्री नहीं है, मीडिया पे प्रॉपर सेंसरशिप है, गवर्नमेंट मीडिया है, यानी मीडिया को कुछ भी अगर न्यूज में सर्कुलेट करना है तो पहले उस पार्टी से उनको क्या करवाना पड़ेगा, उसको सेंसरशिप के थ्रू वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक से एस्पेक्ट्स है। चौथा, अगर एक और इस लीक से हटके थोड़ी सी बात करने की देखें तो चाइना में क्या है कि मोस्ट ऑफ जो गूगल के जितने भी एप्लीकेशंस है, चाहे आप याहू की बात करो, यूट्यूब की बात करो, गूगल मैप्स की बात करो, तो ये सारे क्या है, बैन है। उन्होंने खुद के ही क्या बना रखे हैं, नेटवर्क बना रखे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, ताकि लोग एंटायर वर्ल्ड क्या चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आज यूट्यूब ही यूज किया जा रहा है हर एक चीज के लिए। आज हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, तो इस कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, यूट्यूब ही है सर। हम यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम यहाँ से लाइव क्लासेस दे रहे हैं और आप उनको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो हम दूर होके भी एक दूसरे के बिल्कुल एकदम क्लोज पास बैठे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन चाइना ने क्या किया, इस लिंकेज को भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि एंटायर वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट चल रहे हैं, उनको चाइना के लोग जान ही ना पाए। उनको तो एक मतलब ऐसे मान लो कि वो कुएं के मेंढक बना दिया कि उनको वही क्या लगता है, समुद्र लगता है, ताकि वो उससे बाहर आके देख ही ना पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसलिए एक ही तो पार्टी है वहां पे, और वहां की मीडिया है वो इंडिपेंडेंट एंड फ्री नहीं है। और मीडिया को अपन ऐसे बोल सकते हैं, मीडिया के लिए क्या बात कहते हैं कि डेमोक्रेसी का पिलर है सर मीडिया। तो अगर मीडिया नहीं है तो डेमोक्रेसी का एक पिलर नहीं है, ऐसा कहते हैं। और उस मीडिया को ही अगर लोग इंडिपेंडेंट ना रहने दें, किसी के इन्फ्लुएंस में काम करवाएं या फिर उस पर सेंसरशिप लगाएं, या फिर सही क्या है गलत क्या है ये जजमेंट वो मीडिया लोगों तक ना पहुंचा पाए, तो सर डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट में या फिर लोगों को दिखाने के लिए ही वो डेमोक्रेसी का टाइप है। तो यही एग्जैक्ट कौन कर रही है, चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से मतलब इन छोटे छोटे एस्पेक्ट से एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन ये रियलिटी है आज के दिन की, ये एक्चुअल में रियलिटी है। आप बहुत भाग्यशाली है कि आप इंडिया में हैं, ठीक है। अब देखो चाइना के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं सर कि चाइना में क्या है, इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट का नाम क्या है सर, क्वांग्यो रेनमिम दियाबो दुहाई, यानी नेशनल पीपल कांग्रेस बोलते हैं, ये उन्हीं की लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। अब इलेक्शन होने से पहले आपसे पूछे कि चाइना में सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के एग्जांपल में चाइना की बात करें तो आप ये पॉइंट कोट करने हैं सर कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन होने से पहले एक कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। पहले उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो पार्टी चाहेगी तभी वो मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो तो किसको चाहेगी, वो आप समझ रहे हो।
वो तो उसी को चाहेगी जो पार्टी के लिए अच्छा करेगा, जो उनकी बात मानेगा, जो उनके इशारों पे नाचेगा, जो उनके तलवे चाटेगा। वो तो ऐसे किसी मेंबर को बिल्कुल नहीं लेके आएगी जो उनकी बात नहीं मानेगा, पहला। दूसरा, ओनली दोज मेंबर हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी है उनको अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो जो छोटी पार्टी है वो फ्री होके इलेक्शन नहीं कर सकती। कल को वो बोल दे कि हम तो इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में ही वोट करेंगे ना, या अगेंस्ट में हम एज ए अपोजिशन काम करेंगे ना, वो ऑलरेडी इनका अलाइड है। पार्टी एक, बाकी उसकी ब्रांचेस, ठीक है, उन्हीं के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। दूसरा, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों एक बात सोच के देखो कि जिस ग्राउंड में एक ही दौड़ने वाला है, यानी उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, वो अकेला है उस रेस में, तो चाहे वो तेज दौड़े, चाहे वो धीरे दौड़े, चाहे वो अच्छा दौड़े, बुरा दौड़े, चल के जाए, लेट के जाए, कैसे भी जाए, जीत तो उसी की होगी। लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। और यहां पे गवर्नमेंट तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। बस दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हर 5 साल में इलेक्शन करा रहे हैं। अरे हर 5 साल में इलेक्शन करवा के आप वापिस वही सरकार लाने वाले हो, तो भाई क्यों खर्चा लगा रहे हो, क्यों चुनाव करवाने का ढोंग कर रहे हो? चलने दो ना उसी को चलने दो ना, क्योंकि पता है ऑलरेडी फिक्स है कि वही पार्टी रूलिंग पार्टी बनने वाली है, तो फिर काय का ये क्यों दिखाने का। लेकिन ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हमने देखे कि हर 5 साल में चुनाव होता है सर। नेशनल पीपल कांग्रेस, वहां की जो पार्लियामेंट का नाम है सर, इलेक्शन से पहले कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, वो या तो मेंबर होना चाहिए या फिर वो पार्टी अलाउ करे उसको, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट तो हमेशा उन्हीं की बनने वाली है सर, समझे मेरी बात को। ये देख सकते हैं आप चाइना की जो सीपीआई है उनका लोगो वगैरह, शी जिनपिंग साहब को, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट, चाइना की बात हो गई, अब आओ मैक्सिको चलिए। अब मैक्सिको की बात करते हैं सर। 1930 से मैक्सिको में क्या हुआ, हर 6 साल में, एवरी 6 ईयर में, ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू में आपसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखने हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते थे, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय द पीआरआई। लेकिन 2030 से लेकर 2000 तक, यानी 70 साल तक एक ही पार्टी जीतती रही, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्या रीजन था उसके पीछे का? कभी चेंज ही नहीं हुई पार्टियों ने कभी चेंज होने की नीड ही नहीं लगी। ऐसा पीआरआई में ऐसा क्या था? क्या पीआरआई इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी वहां की, या पीआरआई कोई गड़बड़ कर रही थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। चलो देखते हैं वो क्या गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि पीआरआई खेल रही थी कौन सी पॉलिटिक्स? डर्टी पॉलिटिक्स। समझते हैं सर डर्टी पॉलिटिक्स क्या होता है? अपोजिशन पार्टी नेवर विन एज द पीआरआई वाज नॉन यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। ऐसा नहीं है कि पीआरआई फेमस नहीं थी, फेमस तो बिल्कुल थी, लेकिन किसके लिए फेमस थी? इस चीज के लिए फेमस थी सर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि विनिंग करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग्स। अरे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट के हैं, फ्री एंड फेयर हैं, वो किसी पार्टीबाजी क्यों करेंगे? लेकिन वो करते थे, वो प्रमोशन करते थे पीआरआई का। दूसरा, टीचर्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। टीचर्स स्टूडेंट्स के थ्रू फोर्स करते थे उनके पेरेंट्स को कि आप किसको वोटिंग कीजिए? पीआरआई को वोटिंग कीजिए। मीडिया इग्नोर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट क्रिटिसाइज देम। मीडिया सिर्फ पीआरआई की वाहवाही करती थी या फिर अपोजिशन को ही बुरा बताती थी। यानी आप लोगों को टीवी पे, न्यूज में, यूट्यूब पे मैक्सिको में क्या दिखाया जा रहा है? पीआरआई इज द बेस्ट, पीआरआई इज द बेस्ट, बाकी सारे वेस्ट, ठीक है। पोलिंग बूथ शिफ्टेड, जैसे ही लगा कि पीआरआई के फेवरिज्म की वोटिंग होगी, पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दो वहां से, ताकि दूसरी पार्टी को वोट ही ना मिले, ठीक है। दूसरा, द पीआरआई स्पेड लार्ज सम ऑफ मनी। लोगों पे बहुत सारा पैसा उड़ाया जाता था कि आप किसको वोटिंग कीजिए? पीआरआई को वोटिंग कीजिए। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था क्या? नो सर, नाम का इलेक्शन था। ये तो साफ साफ दिख रहा था कि एक कोई सिंगल पार्टी है, वही सारा काम कर रही है। समझे मेरी बात? ये रही पीआरआई, प्रेसिडेंट द मैक्सिको, ठीक है। आओ जी, तो चाइना और मैक्सिको यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन दूसरा फीचर हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके पहले थोड़ा सा सोचते हैं इस पे कि सर चाइना के अंदर एक पार्टी है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वही पार्टी फिक्स है, ठीक है जी, दूसरी पार्टी को अलाउ ही नहीं है। डेमोक्रेसी है,
नाम की डेमोक्रेसी है सर कि हम तो लोगों को चॉइस दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए, लेकिन भाई साहब चॉइस दे कहाँ रहे हो? आपको एक मॉल में ले जाके छोड़ दूं कि जाओ जितनी शॉपिंग करनी है उतनी शॉपिंग करो, ठीक है, और कान में चुपके से ये कह दूं कि ये जो सामने शर्ट पड़ा है यही परचेज करना है, इसके अलावा परचेज किया देख लेना, और बाद में चिल्ला के कहूँ जाओ जो शॉपिंग करनी है वो कर लो। फिर से एक बात आपको फिर से बोलूँ कि तुझे शर्ट सिर्फ यही परचेज करना है, इसके अलावा दूसरा परचेज ही नहीं करना, बाकी जा जो मन करता है वो परचेज कर ले। सर दो बातें हो गई, रेस्ट्रिक्ट भी किया जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए, फ्रीडम भी दी जा रही है, लेकिन एक्चुअल फ्रीडम वो नहीं है, क्योंकि दूसरी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। वही बात की ग्राउंड में दौड़ने वाला एक ही है तो जीतेगा वही, यू हैव नो चॉइस। दूसरा, अब बात की हमने चाइना की और मैक्सिको की, ठीक है, अब बात करें फ्रॉम द ट्रू एग्जाम्पल, चाइना डू नॉट ऑफर सीरियस चॉइस टू पीपल एंड इन मैक्सिको देर इज नो वे टू डिफेट रूलिंग पार्टी, क्योंकि मैक्सिको में जो पीआरआई है वो डर्टी पॉलिटिक्स का काम कर रही है सर। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन ड्राइव द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इससे डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर निकल के आता है सर, लिख लेंगे सभी, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दोज हु आर करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। उनके पास एक प्रॉपर ऐसे उनको एक डर होना चाहिए, उनके मन में एक भय होना चाहिए कि आज अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमारी पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करेगी, नेशन के लिए काम नहीं करेगी, लोगों की फ्रीडम के लिए, उनके राइट्स के लिए काम नहीं करेगी, तो हम नेक्स्ट 5 साल बाद 6 साल बाद जो भी टेन्योर है उसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जब लोगों में डर नहीं होगा तो पार्टी आएगी कैसे, समझे। तीसरा, थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। इसमें बात करते हैं सऊदी अरबिया की कि सर सभी लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए एक सर्टेन एज की बात, उसमें उनके कास्ट के, जेंडर के, बर्थ पैलेस के, कलर के, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक नहीं करना चाहिए। आई थिंक क्या बेसिक सी बात है, आज हमारा जो फंडामेंटल जो राइट है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसका जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि इंडिया के अंदर किसी भी आदमी से, किसी भी पर्सन से उसकी कास्ट को लेके, उसके बर्थ प्लेस को लेके, उसके कलर को लेके, इन चीज़ों पे, उसके जेंडर को लेके, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और ऐसे कोई एस्पेक्ट आपको कहीं मिलते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 यू कैन अप्रोच, डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं सीधा अप्रोच कर सकते हो, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। आप कोई भी एस्पेक्ट्स में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहीं पे होता है तो आर्टिकल 32 आपको पावर देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो सऊदी अरब में तो गड़बड़ थी साहब। सऊदी अरब में क्या गड़बड़ थी आओ देखते हैं। कब तक, until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote, वहां पे वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था, उनको पब्लिकली ग्राउंड में फुटबॉल क्रिकेट मैच देखने की परमिशन नहीं थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे उनके पहनावे को लेके, उनके फ्रीडम को लेके, तो वहां पे ऐसे ही एक और था कि वोटिंग राइट नहीं था। एस्टोनिया की बात करते हैं, बाल्टिक स्टेट है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया में जो आपके पास एक कंट्री है एस्टोनिया, रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो रशियन माइनॉरिटीज थी उनको क्या नहीं मिल रहा था, वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ वो माइनर है सर। फिजी में बात करते हैं, फिजी में जो वहां के फिजी के बाई रूट जो फिजी के लोग थे, फिजी मूल के जो लोग थे उनको तो वोटिंग राइट था, लेकिन यहां से इंडिया से कोई फिजी गया था यानी इंडियन फिजियन, उनकी वोट की वैल्यू कम थी या वोटिंग राइट नहीं था। 3 बात देखी सर, सऊदी अरेबिया में 2015 तक वोटिंग राइट वुमेन्स को नहीं था, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटीज को वोटिंग राइट बड़ा ही मुश्किल था, ऐसे ही फिजी में जो इंडियन फिजियन थे उनके वोटिंग राइट की वैल्यू कम क्या थी, कम थी। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सर इस तरीके से अगर करेंगे तो वो लोग कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, उनको तो कोई राइट ही नहीं है वोट देने का, तो वो तो वोट दे ही नहीं पाएंगे बेचारे, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट ना के बराबर ही है, उनके लिए तो डेमोक्रेसी नहीं है। इट मीन कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं, यानी वो एक डेमोक्रेट कंट्री नहीं है। तो इससे थर्ड फीचर क्या निकल के आता है, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। एक वोट एक वैल्यू, कोई वैल्यू ऊपर नीचे नहीं, कोई उसमें मेल एंड फीमेल का एस्पेक्ट, जेंडर का, कलर का कोई एस्पेक्ट नहीं सर, ठीक है। थर्ड आपको आ गया समझ में अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ जो फीचर है अपने डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखेंगे जिम्बाब्वे का।
जिम्बाब्वे की जब बात करते हैं, अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल 1980 में ये इंडिपेंडेंट हुए। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाई जानु पीएफ। कौन सी पीएफ? जानु पीएफ, यानी इसका मतलब हुआ जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियाटिक फ्रंट। ये वो जानू नहीं है, ठीक है। जानू की फुल फॉर्म बता दी मैंने, क्या है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियाटिक फ्रंट, वहां की एक बहुत ही फेमस जो पार्टी थी। एंड उसके लीडर कौन थे? लीडर थे सर रॉबर्ट मुगाबे। कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। अब ये क्या करते थे सर? ये इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिस करते थे, यानी कोई धांधली करके चुनाव जीतते थे। क्या? देखो, चेंज कॉन्स्टिट्यूशन मैनी टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज कर दिया। टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपनी खुद की पावर को इंक्रीज करने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हरेस्ट, अपोजिशन को हरेस्ट किया जाता था। मीटिंग डिसरप्ट, उनकी मीटिंग है उनको रोक दी जाती थी, या उनकी मीटिंग में कोई अच्छा काम नहीं होता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। अगर कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है या ऐसी कोई मान लो कोई एनजीओ हो सकता है, या कोई ऐसी बॉडी है जो उनके अगेंस्ट में काम कर रही है या उनके बुरे कामों को बाहर लेके आ रही है, तो उसको इलीगल अप्रूव कर दिया जाता है, ये तो इलीगल है, ठीक है। टेलीविजन रेडियो पे पूरा उनका, यानी मीडिया पे जस्ट लाइक चाइना उनका कंट्रोल था कि वही न्यूज लोगों तक जाएगी जो हम बताएंगे, हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा, जर्नलिस्ट जो वहां थे उनको हरेस्ट किया जाता, जो उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। इग्नोर्ड कोर्ट जजमेंट, यानी सर इन जुडिशरी सिस्टम भी इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी प्रेसिडेंट ने खुद की पावर को इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके बढ़ा लिया था कि वो कुछ भी कर सकता है। डिक्टेटर बोल सकते हैं सर, एग्जैक्ट डिक्टेटर बोल सकते हैं, बिल्कुल 1% भी डेमोक्रेसी वहां पे मैक्सिको में नहीं कह सकते। तो ऐसा कुछ था वहां पे। तो वहां पे क्या रूल ऑफ लॉ था? क्या रूल ऑफ लॉ था? नहीं था। क्या वहां पे रेस्पेक्ट थी लोगों के राइट्स की? नहीं थी। तो यहां से फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फीचर निकल के आता है, ये रॉबर्ट मुगाबे, और वो क्या होता है सर कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। तो आज की क्लास में हमने डेमोक्रेसी के बारे में देखा, डेमोक्रेसी वर्ड का मीन क्या होता है वो देखा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी, और डेमोक्रेसी के सैलिएंट फीचर, टोटल 4 फीचर देखे। उसमें डिफरेंट कंट्रीज का, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, सऊदी अरब, और ये फिजी का, और ये अपने इसका मैक्सिको वगैरह के हमने एग्जाम्पल देखे। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने चारों के चारों देखे कि सर वोटिंग राइट होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, एक जो हमने देखा कि उनकी रेस्पेक्ट फॉर राइट होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इलेक्टेड लीडर है वो उनको पीपल ही चूज करेंगे। ये सारी बातें हमने देखी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस पूरे के पूरे स्लाइड के आप नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज यू विश। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच।